कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आज की नई क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के पहले पार्ट के बारे में, जो कि है हमारा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसकी पहली वीडियो हम लोगों ने पहले ही डाल चुके हैं, यूट्यूब पे आ चुकी है, अपलोडेड हो चुकी है। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने वैद्युत आवेश क्या होते हैं और इसके प्रकार क्या क्या होते हैं, सब चीज़ों के हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, आज हम लोग बात करेंगे वैद्युत आवेश के मूलभूत गुणों के बारे में। उसके बाद इसके जो मूलभूत गुण हैं तीनों, वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम, आवेश की युद्धता और आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। अब इन सब चीजों के हम लोग एक तरफ से सारी चीजें आज हम लोग क्लियर करेंगे। मैं श्योर हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। आपको दोबारा इसको किसी से पूछने की, किसी से टीचर से कहने की कि सर मुझे इस टॉपिक पे एक वीडियो चाहिए या मुझे इस टॉपिक का ये चीज़ नहीं समझ में आया, आपको ऐसा कोई सवाल आपका मुझे नहीं लगता आपका आएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारा मटेरियल, सारी चीज़ें जो भी इसके बारे में, जहाँ से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बारे में जितनी चीज़ें हैं, जो भी हो सकता है, जो क्वेश्चन बोर्ड पूछ सकता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जितना हो सके फैला दीजिए चारों ओर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैद्युत आवेश के मूलभूत गुणों के बारे में। वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण में जो हमारा प्रथम पॉइंट है, हमारा पहला नंबर है, वो है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। क्योंकि वैद्युत आवेश के जो मूलभूत गुण है वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, जिसमें प्रथम हमारा है आवेश का संरक्षण नियम। माफ करना, मैंने यहाँ पे क्वांटीकरण सिद्धांत बोल दिया था। पहला है आवेश का संरक्षण नियम। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आवेश के संरक्षण नियम पर। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो पहला प्रकार क्या है कि आवेश का संरक्षण नियम। तो इस नियम के अनुसार ये नियम क्या कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे हम लोग नष्ट कर सकते हैं। उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम लोग स्थानांतरित करते हैं। जैसे हम लोगों ने एक उदाहरण देखा था पिछले वीडियो में, या अभी हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं कि हम लोगों ने किसी वस्तु को, रेशम के कपड़े को या बिल्ली की रेशम के कपड़े को, या हम लोग बिल्ली की खाल पे जब किसी भी वस्तु को रगड़ते हैं तो आवेशित हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? किसी भी जब 2 कपड़ों को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें से चटचटाहट सी आवाज आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है ना कि एक वस्तु से जो होता है ना, जैसे मान लो एक वस्तु है, इसको हम लोगों ने दूसरे वस्तु पर क्या किया गया? रगड़ा गया। तो इस पे जो आवेश होगा ये इस पे स्थानांतरित हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है? कपड़ों में चटचटाहट की, चटचट की आवाज होती है। हम लोग देखते हैं ना कि सर्दियों में होती है, बालों में होती है हम लोगों की। ये क्या होता है? आवेशन की वजह से होता है। ये किस कारण से होता है? आवेशन की। तो आवेश का संरक्षण नियम क्या कहता है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। इसका एक उदाहरण ये भी है कि हम लोग अगर कोई कांच की छड़ लें और उस पर रेशम को रगड़ें, तब क्या होगा? एक हमारा धनावेशित हो जाएगा, दूसरा ऋणावेशित हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? जिस पर अगर दोनों पे धनावेश ऋणावेश था, समान था, एक से धनावेश इधर गया, दूसरे से ऋणावेश इधर आया। अब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। अब ना तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए और ना ही नष्ट हुए, वो क्या हुए? एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो गए। ये था हमारा आवेश का संरक्षण नियम। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो कि है हमारा आवेश की योज्यता। अब हम लोग बात करते हैं आवेश की योज्यता पर, कि आवेश की योज्यता होती क्या है। तो भैया, किसी निकाय का कुल आवेश, मतलब जितना आवेश उस निकाय पर हो, किसी निकाय का कुल आवेश उसके भिन्न भिन्न अवयवी कण, मतलब जितने भी कणों से मिलकर बना है, उस पर उपस्थित जो भिन्न भिन्न आवेश है उसके बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। अब इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कोई निकाय था जिस पर Q1, Q2, Q4 और Qn, मतलब उसमें कई सारे निकाय थे, n निकाय था। ठीक है, वो n अवयवी कणों से मिलकर बना था, मतलब कई सारे कणों से मिलकर बना था। n की जगह पे यहाँ 2, 3, 4, 5 कुछ भी आप रख सकते हैं।
आप अभी हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे। तो ये क्या था, Q1 Q2 Q3 Q4, ये कई तरीके से आवेशों से मिलकर बना हुआ था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका बीज गणितीय योग, मतलब इसको जो, अब योग की बात हो रही है ना, योग का मतलब क्या होता है, गणित, अगर हम लोग गणित की भाषा में देखते हैं तो योग का मतलब होता है जोड़ना। तो अगर हम लोग इन सभी आवेशों को जोड़ते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, निकाय का कुल आवेश प्राप्त होता है, जिसको हम लोग कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। और यही है हमारा आवेश की योज्यता, ये हमारी आवेश की योज्यता कहलाता है। अब हम इसका एक उदाहरण देख लेंगे ताकि हमें इस पे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इस पे कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न इससे बनते हैं जो हमें आते हैं, ठीक ठाक प्रश्न होते हैं, 2-3 नंबर जो हमें 1 से 2 नंबर दे देते हैं बोर्ड एग्जाम में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि ये बहुत ही, अगर एक तरीके से देखिए तो बहुत ईजी है, और इससे प्रश्न आए अगर आप छोड़ दें तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात होगी, क्योंकि बहुत ही इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा उदाहरण क्या कह रहा है, प्रश्न क्या है कि कोई एक निकाय है जिस पर कुछ आवेश दिए गए हैं, +1, -2, +3 और -4, ठीक है। अब एक चीज और, यहाँ पे हम आवेशों को उनके आवेश जैसे भी जिस तरीके के आवेश होंगे, अगर धनात्मक आवेश है तो धनात्मक प्रकृति की होगी, और ऋणात्मक आवेश है तो हम लोग को उसे ऋणात्मक में ही रखना है, ऐसा नहीं होगा हम लोग उसको धनात्मक में ही रख देंगे। अभी आप लोग उदाहरण में देखिए इसको कैसे करेंगे। तो हम लोग का कुल आवेश का जो सूत्र था वो क्या था, ये बोर्ड थोड़ा मूवेबल है अभी, तो हम लोग का सूत्र क्या था, कैपिटल Q = Q1 + Q2 + Q3। अब इसमें क्या है, n कितना है, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे Q1 Q2 Q3 और Q4 का मान दिया गया है। तो यहाँ पे कहां तक करेंगे, Q4 तक, ठीक। अब यहाँ पे हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, Q1 Q2 Q3 और Q4। अब यहाँ पे हम लोग इसका मान रख लेते हैं, ये हो गया +1, अब प्लस -2 प्लस +3 प्लस -4। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं थोड़ी, आप लोग वीडियो रोक कर इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप लोग मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं है तो शायद, वैसे यहाँ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कुछ बच्चों को ऐसे भी देखा है जो मैथ से इतना ज्यादा घबराते हैं, तो उन्हें अगर प्लस माइनस भी दे दो तब भी वो बहुत ज्यादा हिचकिचाने लगते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा -1, ठीक, प्लस -1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आवेश क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कुल आवेश निकल आया। अब हम लोग बात करेंगे अगला, जो हमारा तीसरा पॉइंट, तो हम लोग बात करेंगे आवेश की क्वांटीकरण के बारे में। तो आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है, तो प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं, और इसे हम लोग e से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी बात, आवेश की क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण की खोज अगर हम लोग कहें तो इसको किसने किया था, मिल्टन ने किया था 1912 ईस्वी में। मिल्टन नामक एक वैज्ञानिक थे, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, आवेश की क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण की खोज की थी। और ये प्रभावित किससे हुए थे, मतलब इस आवेश का क्वांटीकरण किस पर आधारित है, किससे प्रभावित है, तो ये भैया फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम आप लोग जानते होंगे, उससे प्रभावित है, उससे या इसके लिए प्रेरणा ली गई थी। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके सूत्र पर, और इसका हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे कैसे, कि बात करेंगे इसके उदाहरण पर। तो भैया जैसा कि इस सूत्र से आप समझ सकते हैं कि प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। तो ये रहा हमारा मूल आवेश, इसको हम लोग मूल आवेश कहते हैं।
ठीक है, जिसका मान है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, ठीक है। एक 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम, ठीक। तो यहाँ पे E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। Q यहाँ पे चाहे कैपिटल Q हो या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका स्मॉल q बराबर Ne, ठीक है। n क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है, इलेक्ट्रॉनों का मान, इलेक्ट्रॉनों पर कितना, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होगा, E का मान कितना होगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, और Q है यहाँ पे आवेश, Q यहाँ पे क्या है, आवेश। अब इसको हम लोग उदाहरण की सहायता से समझते हैं। तो उदाहरण हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न हमारा क्या है कि एक चालक है जिस पर 8.0 गुणे 10 की घात माइनस 7 कूलाम ऋणात्मक आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने आवेश अधिक या कम है। तो अधिकतम या कमी की जब बात करती है तो हम लोग को एक चीज पता है, अगर किसी पर ऋणात्मक आवेश है, किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश है, इसका अर्थ ये है कि उस पर वो किस ऋणात्मक आवेश कब होगा, जब उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया होगा। मतलब जब भी कोई तत्व, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब उस पर कौन सा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश। और जब वो ग्रहण करेगा, जब वो ग्रहण करेगा तब उस पर कौन सा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश। तो उसी प्रकार यहां पर क्या होगा, एक चीज तो हमें पहले से पता है कि इस पर अगर ये ऋणात्मक आवेश है, इसका तात्पर्य है कि ये सामान्य अवस्था से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस पर क्या होंगे, अधिक होंगे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे कि इस पर आवेश कितना, आवेश का मान कितना है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का सूत्र क्या था, यहाँ पे हम लोग का सूत्र था Q बराबर Ne, ठीक। यहाँ पे हमें Q का मान दिया गया है, E का मान दिया गया है। इन दोनों को हम लोग इधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा N बराबर Q अपॉन E। समझ आया, N बराबर Q अपॉन E, ठीक है। Q का मान कितना दिया गया है, Q का मान दिया गया है 8 गुणे 10 की घात माइनस 7, और E का मान कितना दिया गया है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। इससे अगर हटाएंगे हम लोग इस दशमलव, इसको हल करने पर इसका आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पर, इसका हल निकालने पर हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो हमारा होगा 5 गुणे 10 की घात 12 प्लस में होगा, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। अधिकता तो हमें पहले पता चल गया था, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉनों का पता नहीं था। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, इसका मान रखा और सूत्र पर रखकर हमने इलेक्ट्रॉनों का मान मतलब n का मान निकाल लिया। ये था हमारा उदाहरण। यहाँ पे कुछ अन्य बातों की हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि अगर आपका प्रश्न आ जाए, एक तो अगर आपको Q दिया गया, Q नहीं दिया गया है, N और E का मान दिया गया है, तो आप इन दोनों का गुणा करके निकाल सकते हैं। अगर आपका n का मान नहीं दिया गया है तो Q अपॉन E हो जाएगा, ठीक। इन सभी सूत्र को आप नोट कर लीजिए। और अगर आपको E का मान नहीं दिया गया है तब यहाँ पे क्या होगा, Q अपॉन N हो जाएगा। तो यहां से आप लोग इस सूत्र से आप लोग Q का मान, N का मान और E का मान निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती, कोई भी दिक्कत आती तो आप लोग कमेंट कीजिए।
आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, उस समस्या का निवारण किया जाएगा। आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है, अपनी कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहां पे कमेंट कीजिएगा वीडियो में, और आप लोग, मैं कमेंट में से सारे कमेंट पढ़ता हूं, आप वहां पे कमेंट कीजिए, मैं देखूंगा किसका आंसर सही है, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए किसी Q का मान दिया गया है, एंड E का मान तो फिक्स है, E का मान फिक्स रहता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 होना ही होना है, इससे ना ज्यादा ना कम। वैसे इसका मान होता है 1.602 समथिंग समथिंग × 10⁻19, लेकिन इतना ना करते हुए, क्योंकि 6 के बाद 0 आता है, इस वजह से हम लोग 1.6 ही इसका मान लेते हैं। पहला सवाल क्या है, E का मान मान लीजिए कुछ दे दिया गया, N का मान मान लीजिए 5.6 × 10⁻12, ठीक है। और यहाँ पे किसका मान निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है Q का मान, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे आपको यहाँ पे किसका मान निकालना है, आपको यहाँ पे किसका मान निकालना है, Q का मान आपको दिया गया है, Q का मान दिया गया है 16.0 × 10⁻⁻7, और E का मान आपको 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक। आपको निकालना है N का मान। इन दोनों को आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट करना है। और यहाँ पे एक गलती हो गई थी, क्योंकि E का मान हम लोग को पहले से दिया होता है, तो E के मान के लिए हमें जरूरत नहीं है कि हम लोगों को E का मान निकालना पड़े, ठीक। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा।